नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। आज बात यूपी चुनाव से पहले खेले जा रहे मजहबी कार्ड की। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा जताना चाहते हैं। 3 दिन के दौरे में उन्होंने अपनी सियासी पतंग को ऊंची उड़ान देने की पूरी कोशिश की। अब सवाल यह है कि ओवैसी की पतंग दूसरों की पतंग काटेगी या बंगाल की ही तरह खुद की कट जाएगी पतंग। किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन फिरका परस्ती को हराना है। अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासी हवाओं में अपनी ऊंची उड़ान का ख्वाब लेकर एक पतंग खूब उड़ रही है। वो पतंग किसको तंग करेगी और खुद कितनी ऊंची उड़ान भरेगी, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इस पतंग की डोर थामने वाला शख्स देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे में अपने अंदाज से सरगर्मी बढ़ा रहा है। जाती हुई बरसात और आती हुई सर्दी के बीच राजनीति का पारा चल रहा है। वो नौजवानों को आज के दौर की अहमियत समझा रहा है, तो आज के हिसाब से प्रचार के तौर तरीके भी अपना रहा है। ये भी सुनो, याद रखो, ये जब आएंगे मेरे जाने के बाद, मेरे नौजवानों रिकॉर्ड करना, इसको व्हाट्सएप पे डालोगे ना, फसाद बुक पे डालोगे। फेसबुक नहीं है, फसाद बुक है। ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालना ये बात, ओवैसी के सवालात। हैदराबाद से बिहार और बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में मुकाम हासिल करने की उम्मीद लेकर मजलिस के मुखिया ओवैसी आए हैं। उनकी सियासत का तरीका कई सवाल उठाता है, तो कई बार उनकी सियासत के तौर तरीकों पर ही सवाल उठते हैं। किसी जमाने में तेज गेंदबाज रहे ओवैसी अब अपने बयानों के बाउंसर से विरोधियों के छक्के छुड़ाने की कोशिश में जुटे हैं। इनकी क्या मजाल कि मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मर्द मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई, तोड़ दो इन जंजीरों को। डर दिखाकर ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन इतनी मजबूत करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वो मुसलमानों के रहनुमा बन जाएं, उनके मसीहा बन जाएं। ओवैसी अपने अंदाज से लोगों को अपनेपन का एहसास कराते हैं, तो आजादी के बाद उनकी अनदेखी की याद दिलाकर उन्हें वोट हासिल करने की विसात भी बिछाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर हैं किसी समाज के तो मुसलमानों के 60%। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती। राजनीति में जनता का समर्थन ही सबसे बड़ी दौलत है, और इसी दौलत को जुटाने के लिए ओवैसी ने 3 दिन के भीतर यूपी के 4 शहरों की खाक छानी। हर जगह उनका टारगेट मुस्लिम वोट बैंक था और निशाना उन दलों पर जो अब तक खुद को मुसलमानों का नेता बता रहे हैं और उनका वोट लेते रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ओवैसी आएगा तो मुसलमान वोट ले लेगा। कभी आपने सुना कि एक यादव ने मोदी को वोट दिया
तो क्या अखिलेश यादव ने कहा कि वो यादव टीम है जिसने मोदी को वोट दिया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि एक दलित ने अपना वोट डालना उसका घर का इख्तियार, उसने मोदी को वोट दिया? तो क्या किसी बीएसपी के नेता ने कहा कि वो दलित बी टीम है? तो क्यों मुसलमान को कहते हैं? सियासी जंग में जीत हासिल करने की खातिर जब हर कोई जोर लगा रहा है तो ओवैसी भी पीछे नहीं रहना चाहते। 403 में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही मजलिस की पतंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उसके मुखिया मजहब के मांझे का सहारा लेने से भी कोई गुरेज नहीं करते। इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। भावनाओं का जाल बुनकर ओवैसी 19% वोट बैंक के इकलौते हकदार बनना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों में एकता बनाए रखने के लिए वो हर तरीका अपनाते हैं जिससे चिंगारी बुझने की बजाय भड़कती ही चली जाए। 17 मई को बाराबंकी में एक 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था ना। मार्च 17-20 को उस वक्त के एसडीएम जो अभी प्रमोशन पर सीडीओ बन चुके हैं, उन्होंने मार्च से लोगों को, आवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। ओवैसी ने बाराबंकी में जिस मस्जिद को गिराए जाने का जिक्र किया, आरोप है कि वो अवैध तरीके से बनाई गई थी, इसलिए प्रशासन ने कार्रवाई की। मगर ओवैसी ने जब भीड़ के बीच बयान दिया तो उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा में केस दर्ज किया गया। ऐसे जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पूरा अभियान चलाया हुआ है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को, चाहे कितना भी बड़ा हो, हम बिल्कुल नहीं बख्श रहे हैं। हमने सभी ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन किया है, भारतीय संविधान का अपमान किया है, उसका उल्लंघन किया है, हम कड़ी कार्रवाई से। ओवैसी अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश में क्या यूपी का माहौल बिगाड़ रहे हैं? ओवैसी अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन पर क्या नई राजनीतिक रंग का आगाज कर रहे हैं? इन दिनों ऐसे ही कई सवाल यूपी की फिजाओं में तैर रहे हैं, जिनका जवाब अलग अलग आकलन के हिसाब से अलग अलग ही मिलता है। ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि ओवैसी किस दल, समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे और कितना उनको मुसलमान का वोट मिलेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर के मेरठ मंडल है, मुरादाबाद मंडल है या सहारनपुर मंडल है, जहां अब बहुत सी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट प्रतिशत 35 से लेकर 48% है। वहाँ का जो मुस्लिम युवा वर्ग है उसको ओवैसी ने अपनी ओर आकर्षित किया है। सवाल जवाब की सियासत का सिलसिला चुनाव के नतीजे आने तक चलता रहेगा और ओवैसी के साथ साथ दूसरे नेताओं का अंदाज भी ज्यादा आक्रामक होगा। अब आगे ये देखना होगा कि ओवैसी इस बार यूपी की राजनीति में वोट कटवा साबित होते हैं या मुसलमानों के बड़े नेता साबित होंगे। बिहार की तरह किसी का खेल बनाने या किसी का खेल बिगाड़ने में कामयाब होते हैं या फिर बंगाल की तरह बेरंग ही लौटने को मजबूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मजहब के मांझे से ओवैसी अपनी पतंग को ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में कुल 19% मुसलमान हैं। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में मुस्लिम वोट करीब 55 से 60% जाता रहा है, जबकि बीएसपी को भी करीब 15 से 20% मुसलमानों का वोट मिलता रहा है 32 साल से। जबकि 32 साल से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस को भी करीब 5 से 10% मुसलमान वोट दे ही देते हैं। इसके अलावा राज्य के करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करने की ताकत रखते हैं। ओवैसी की नजर इसी वोट बैंक पर है। बोलेंगे ओवर ब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो।
ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। बाबा से जाकर पूछिए महाराज से, तो बोलेंगे ये फिरका परस्ती की बात कर रहा हो ऐसी कि अपने दिलों में इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो। राजनीति के रण में नए समीकरण बनाने की हसरत पाले हैदराबादी राजनेता उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सबको चुनौती देने की कोशिश में हैं। हालांकि ओवैसी यूपी की चुनावी जंग में पहली बार नहीं कूद रहे। 2017 में भी उनकी पार्टी ने राज्य की 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सभी उम्मीदवार कुल 2 लाख वोट जुटा पाए थे। ऐसे में इस बार वो क्या कमाल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मनोरथ का मकसद यह है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। यूपी में जीत का स्वाद चखने के लिए ओवैसी की नजर ताकतवर कैंडिडेट्स पर है। इसलिए उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद के परिवार को अपनी पार्टी में शामिल किया और इस पर सवाल उठाने वालों को अपने तरीके से जवाब देने में भी देर नहीं लगाई। ये शुरू हो जाते, देखो बाहुबली को ला लिए, फलां को ला लिए। देखिए, बल्कि जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। ओवैसी का सियासी गणित उनके अपने समीकरणों से हल होता है और वो यूपी के सामाजिक ताने बाने के हिसाब से ही फॉर्मूले भी इजाद करते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 के चुनावी अभियान की शुरुआत भी उन्होंने अयोध्या से की थी, जिसका नाम तब फैजाबाद था। ओवैसी ने 4 साल पहले भी ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लेने की कोशिश की थी और 4 साल बाद भी यूपी के चुनावी मैदान में उतरने से पहले उन्होंने फैजाबादी फसाद खड़ा कर दिया। पोस्टर पर अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखकर विवाद को हवा दी और जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो रुदौली से नया रास्ता तलाशने में जुट गए। ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है, ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम। ओवैसी अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए खुद को पीएम मोदी और सीएम योगी का सबसे बड़ा विरोधी बताने की लगातार कोशिश करते हैं। यूपी के 3 दिन के दौरे में भी वो अपनी हर सभा में खुद को बीजेपी विरोधी ही बताते रहे ताकि मुस्लिम मतदाता का दिल जीता जा सके। कोई आकर ये कहेगा इस सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2 MP हैं, क्या उखाड़ लेगा? अरे भारत की पार्लियामेंट देखती है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील है, दूसरी तरफ मोदी के 300